हेलो चैंपियंस। आज हम आपके क्लास 12th के एक शानदार टॉपिक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम विद इन 10 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं। और इन नोट्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में से क्वेश्चन छूटना लगभग असंभव सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी रिवीजन के लिए तो बेस्ट है ही, अगर आप पार्ट के लिए समझ भी बना रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए, ये बात उस समय की है जब 1947 को हमारा देश 200 साल बाद अंग्रेज़ों की गिरफ्त से आज़ाद हुआ था। बात करते हैं हम अपन 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया, यानी इन्होंने एक भाषण दिया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, जिसे हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के आज़ाद होते ही हमारे सामने मुख्यतः 3 बड़ी चुनौतियाँ थी। पहली थी एकता और अखंडता की चुनौती। देखिए, भारत उस समय एक बहुत बड़ा विशाल देश था, यानी महादेश था, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियां पलती थी और अलग अलग धर्मों को मानने वाले अनुयायी रहते थे। अब ऐसे में इनके बीच में जो अलगाव है, इनको मिटा कर एक अखंडता बनाना, एक पूरा भारत बनाना कैसे संभव हो पाएगा, ये एक पहली चुनौती थी। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, केवल संविधान बनाना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि इससे लोकतांत्रिक व्यवहार को जनता के जीवन का हिस्सा बनाना था। अब जनता का हिस्सा कैसे बनाना है और व्यवहार में कैसे लाना है? अब व्यवहार में लाने का अर्थ होता है चुनाव कराना, जो कि एक संविधान का ही हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और तीसरी और बड़ी चुनौती थी, वो थी समान विकास। देखिए, भारत काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे पास उतने न तो संसाधन थे, न ही उतनी उन्नत अर्थव्यवस्था। अब ऐसे में पूरा विकास करना और सभी समाज के वर्गों का भला हो, न कि किसी विशेष तबके का, ये एक बड़ी चुनौती थी, विशेषकर वंचितों और अल्पसंख्यकों का। और गरीबी का खात्मा करना प्राथमिकता थी, यानी सबसे पहला काम है हमें अपनी देश की गरीबी को मिटाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन तीनों चुनौतियों को याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, एलोस करके। एकता, लोकतंत्रता और समान विकास। महत्वपूर्ण बिंदु: 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। यानी हमारा देश आज़ाद तो एक तरफ हो रहा था, लेकिन विस्थापन जैसी और विभाजन जैसी कठिनाइयों से भी हम जूझ रहे थे। उसके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास। मुस्लिम लीग थी, इन्होंने क्या दिया था कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था, यानी इनका मानना था कि भारत जो था उस समय भारतीय संघ, जिसमें आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी सम्मिलित था, वो हिंदू और मुसलमान नाम की केवल 2 कौमों का देश है। अब और इसी को जो है आगे चलकर विभाजन का आधार बनाया जाना चाहिए, धर्म के आधार पर। और ऐसा ही हुआ, आगे चलकर धर्म को ही विभाजन का आधार माना गया और विभाजन किया गया। अब देखिए, विभाजन की प्रक्रिया में कई सारी कठिनाइयाँ थी। पहला ही देखते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों की अनिश्चितता। अब भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ केवल ही मुसलमान हो और केवल ही हिंदू हो। अब ऐसे में समस्या थी कि विभाजन कैसे हो। लेकिन एक दो पाकिस्तान का सुझाव था कि एक तो पश्चिम में हिस्सा है, यानी जो आज का पाकिस्तान है, और एक पूर्व में है, जो आज का बांग्लादेश है। वहाँ पर मुस्लिम बहुल था, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, और इसके बीच में था पूरा भारतीय भूभाग। अब इसका एक नेता ने विरोध किया था, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे ये, और इन्होंने विभाजन का विरोध किया था, सख्त खिलाफ थे ये। आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो विभाजन हुआ, इसके हमारे सामने कई परिणाम निकल के आए, यानी विभाजन से क्या क्या हुआ। देखिए, पहली चीज़ तो आबादी का स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना आकस्मिक और अनियोजित था, यानी अचानक हुआ और बिना किसी प्लान के हुआ था। सांप्रदायिक हिंसाएं भड़की। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, फैक्ट में पूछ लेते हैं, जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े बन गए। ध्यान रखिए। अल्पसंख्यकों की दुर्दशा, लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए। अब मान लीजिए कोई हिंदू उस समय मुस्लिम बाहुल में रहता था, या फिर कोई मुस्लिम हिंदू बाहुल में रहता था, जहाँ पर हिंदू की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब ऐसे में उसके चारों तरफ एक प्रेशर बनता है, यानी अब जैसे ही उसे पता चला कि विभाजन हो चुका है और वो हिंदू है, उसको भारत में रहना था, वो खुद के ही घर में विदेशी बन गया था। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। देखिए, औरतों को किडनैप किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। संपत्ति का बंटवारा एक परिणाम था, जैसे मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पुलिस के बैंड तक, इन सब का बंटवारा हुआ, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा गया। संख्या: लगभग 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा और 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए। देखिए कितनी भयंकर त्रासदी है ये। जो लोग विस्थापित हुए उनको शरणार्थी गृहों में जो है
सहारा लेना पड़ा क्योंकि अपने घर को तो वो छोड़ के आ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। और ये बड़ी गहरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि विभाजन केवल ज़मीन का था, केवल ज़मीन का नहीं, बल्कि भावनाओं और परिवारों का भी बँटवारा था। और लेखकों ने तो इसे उस समय पे दिल के 2 टुकड़े हो जाना बोला था। अमृता प्रीतम उसी समय की एक लेखिका है, पंजाबी लेखिका, जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को अपनी कविताओं में उकेरा था। अब विभाजन के बाद में एक अलग लफड़ा था देशी रियासतों का विलय। देखिए, पूरा भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था उस समय। ब्रिटिश शासक के अंत के समय पे बात हो रही है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये जो 565 रजवाड़े हैं, अब ये तो भारत में मिलना चाहिए तो भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो तो पाकिस्तान में मिलो, या फिर खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लो, यानी एक तरीके का देश। अब यहाँ पर हमारे लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होती है और इन्होंने इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। और इन्होंने एक पत्र पर सिग्नेचर करवाए थे जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। सहमति पत्र को फैक्ट में पूछ लेते हैं, यानी रजवाड़ों को विलय भारत में कराने के लिए जिस सहमति पत्र पर राजा हस्ताक्षर करता है उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। अब 4 रियासतें ऐसी थी, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। इन जगहों को मिलाना एक चैलेंज रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी, लेकिन इन्होंने करा लिया कैसे न कैसे। देखिए, हैदराबाद की बात करते हैं। यहाँ के जो शासक होते थे उनको निज़ाम कहा जाता था, और इन्होंने जो किया है, गैर मुस्लिमों पर इन्होंने रजाकारों को लागू किया, जो कि अर्धसैनिक बल होता है उनका, और इन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए। लेकिन बाद में 1948 में सैनिकों ने कार्रवाई की और इसी के ज़रिए हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। बात करें मणिपुर की, तो यहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए मुश्किल से, और मणिपुर वे भारत का पहला हिस्सा है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जून 1949 में चुनाव हुए। ध्यान रखिए, जूनागढ़ और कश्मीर, इनका विलय भी चुनौतियों से भरा रहा, जिसके बारे में क्या है कि आगे आपके कश्मीर के बारे में तो चैप्टर 8 में डिस्कस किया गया है। जूनागढ़ उतना खास नहीं है। और ये 3-4 बातें कुछ हट के है। देखिए, विलय के 3 नज़रिए थे। जनता की इच्छा भारतीय संघ में मिलने की थी। जनता तो ज़्यादातर चाहती थी कि भारत संघ में मिलें, और सरकार का भी नज़रिया काफ़ी लचीला था। मतलब वो कुछ छूट दे देते थे, जैसे उस समय मणिपुर को दी थी कुछ स्वायत्तता। विभाजन के संदर्भ में क्षेत्रीय अखंडता का महत्व मेनली क्या है कि हम चाहते थे कि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर। और सरदार वल्लभ पटेल के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि वो हमारे पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री भी थे। गांधी जी की शहादत जान लीजिए, इतना काम का नहीं है वैसे आपके चैप्टर के अनुसार तो वैसे, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब चलते हैं एक लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो बचा है, राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, अब इन 565 रियासतों को मिलाने के बाद में अब राज्यों की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए, ये 1920 में डिसाइड हो चुका था नागपुर अधिवेशन के तहत, जिसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि राज्यों का जो विभाजन है वो हम भाषा के आधार पर रखेंगे, जिससे क्षेत्रीय अखंडता बनी रहेगी, भाषाई एकता रहेगी। और इसी के तहत जो है आंध्र आंदोलन के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसका नेतृत्व किया था पोटिश्री रामुलु जी ने। इन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और 56 दिनों बाद इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद में काफ़ी भारी विरोध उमड़ा। अंततः दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा की। तो भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और कब, दिसंबर 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान रखिए, 1953 में तो ये बना था, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है 1956 में आई थी। और इसके तहत क्या हुआ था, इसकी रिपोर्ट के तहत अधिनियम जो पास हुआ उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और इसके बाद में कुछ राज्य और बने, जिसमें देख लेते हैं, वन लाइनर या फैक्ट में पूछ लेता है। बाद में बने राज्य 1960 में बने थे गुजरात और महाराष्ट्र, 1963 में बने थे नागालैंड, 1967 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हमारे सामने आए, 72 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय सामने आए थे, और 2000 में छत्तीस, उत्तरा और झारखंड। ठीक है। और लेटेस्ट जो हमारे पास है वो है 2014 का तेलंगाना। और मैं सभी पार्टों को 10 मिनट के अंदर अच्छे से रिवीजन करवाने वाला हूँ, अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए।